हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर जुड़ गए हैं आपके साथ 18th ऑफ जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर। ठीक है, 17th ऑफ जनवरी तक के सारे करंट अफेयर्स हम लोगों ने कर लिए हैं। मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, 18 जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। काशी तमिल संगमम के बारे में कल मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ये ऋषि अगस्त्या के इस बार थीम पे हो रहा है, तो एक बार हम लोग ऋषि अगस्त्या के बारे में भी जान लेंगे, क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ठीक है, एससी ने वार्न किया है अगेंस्ट मिसलीडिंग मेडिकल एड्स एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जो भी आपको पता है कि पतंजलि वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिससे जो लोग भी हैं काफी ज्यादा आहत हो गए थे कि इस टाइप की वर्डिंग्स को आपको यूज नहीं करना। तो मिसलीडिंग जो मेडिकल एड्स थे उसके ऊपर काफी बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो भी एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया स्टेट्स को कि अगर आप लोगों ने इस पर कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग आप पे कंटेम्प्ट का केस चलाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें। पूजा खेड़कर के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने स्कैम कर दिया था यूपीएससी के साथ ही गलत तरीके से सर्टिफिकेट्स को देकर। उनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है। और राहुल गांधी ने कहा है कि आई एम फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन स्टेट। अब ये देश के खिलाफ लड़ने लग गए हैं। कौन? राहुल गांधी। और ये राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसी के साथ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है A1IS के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ऑफलाइन बैचेज जब लॉन्च होगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी डीआई की कुछ क्लासेस चल रही हैं जो आप ऑफलाइन फिजिकली आकर कर सकते हैं फ्री में, बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, 17 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इससे पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तरीके से कल के लेक्चर को देखा था। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, वेयर वाज द रिसेंटली हेल्ड वाटर 360 कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड? वाटर 360 डिग्री कॉन्फ्रेंस कहां पे कंडक्ट हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रायपुर छत्तीसगढ़ में वाटर 360 डिग्री कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था, है ना। किस चीज के ऊपर था? वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। 4000 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स आए थे, 400 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स आए थे। इन सारी चीजों के ऊपर बात की थी मैंने, है ना। इसको होस्ट किया था छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, सीएम का नाम है विष्णु देव साई। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार सीएम बने हैं विष्णु देव साई। कौन? ये इन्होंने इसको होस्ट किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ के सीएम है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या बताई थी मैंने? कुनकुरी बताई थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस बार के 70th बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है उड़ीसा के सीएम से रिलेटेड। ठीक है, कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या थी। तो इस बार छत्तीसगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी भी आप थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, है ना। ये ट्राइबल चीफ मिनिस्टर बने तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है, बीजेपी से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3D रंगोली ऑफ स्वामी विवेकानंद क्रिएटेड? ठीक है, स्वामी विवेकानंद की वर्ल्ड की लार्जेस्ट 3D रंगोली कहां पे उसको अनवेल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है शौर्य स्मारक भोपाल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका था, है ना। भोपाल कहां पे? एमपी में। और एमपी के सीएम का नाम क्या है? एमपी के सीएम का नाम है मोहन यादव। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उज्जैन साउथ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उज्जैन साउथ है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। महाकाल के भक्त हैं तो फिर ये उज्जैन से ये लड़ रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप कवर करते हुए चलेंगे, है ना। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां पे हुआ था? ये भी चीज कल मैंने आपको बताई थी कहां पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 12 जनवरी 1863 को ही का जन्म हुआ था, इसलिए अब से हर साल हम लोग 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी इनके शिकागो की स्पीच से रिलेटेड, है ना। और फिर इसने रामकृष्ण मठ की स्थापना की और 1902 में इनका देहांत हो गया। सारी चीज कल करंट अफेयर्स में बता चुका हूं, तो जाकर उसे जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में, आई थिंक टोबैको से रिलेटेड। तो टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर पूछेगा तो उसका क्या है? उसका है गुंटूर आंध्र प्रदेश। गुंटूर आंध्र प्रदेश। और पूछेगा कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो उसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बताया था निजामाबाद तेलंगाना। बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन बन जाए। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, बीपीएससी रिपीट कर दे तो बिल्कुल भी आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वेयर इज द परशुराम कुंड मेला सेलिब्रेटेड? ठीक है, परशुराम कुंड मेला कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परशुराम कुंड मेला के बारे में बता रखा है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझते हुए चलना है ना। अभी मैंने आपको महाकुंभ मेला के बारे में बता चुका हूँ, गंगा सागर मेला के बारे में बता चुका हूँ, और अब आपको याद रखना है परशुराम कुंड मेला के बारे में। ठीक है, कुछ भी चीज आपको भूलनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच सीएपीएफ हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रेज 2 न्यू बटालियंस? कौन सा सीएपीएफ ने अभी डिसाइड किया है कि 2 नए बटालियन को ये लॉन्च करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सीआईएसएफ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीआईएसएफ के बारे में बता रखा था कि इसके अभी टोटल 13 बटालियन है और इसको 15 कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक बटालियन में कितने होते हैं? 1025 पर्सनल होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 2 बटालियन में वही 2050 पर्सनल होंगे टोटल। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि 2000 के आसपास आपके पास नई नौकरियां निकल के आने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। आशा करता हूं मुझे आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अब हम लोग आज ही करंट अफेयर्स को देखेंगे। 18 ऑफ जनवरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक है गलवान इंसिडेंट विच चाइना शुड नॉट गेट रिपीटेड सेज आर्मी चीफ, ठीक है। आर्मी चीफ है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी साहब। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये जो गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, ये फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा था कि वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि जो इंसिडेंट है इतना ज्यादा एक्सक्लेट हो जाएगा, इतना ज्यादा चाइना और इंडिया के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी कि हम लोग इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि एक क्लैश हो जाए, है ना। आपको पता है गलवान वैली का क्लैश कैसे हुआ था, है ना। गलवान वैली का क्लैश कैसे हुआ था आपको पता ही है ना। गलवान वैली में हमारे टोटल 20 पर्सनल जो है वो शहीद हो गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 पर्सनल जो है ये शहीद हो गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये किससे बिलोंग करते थे? ये 16th बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 16th बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके बीच में मौत हो गई थी, वो भी शहीद हो गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है हमारे देश की रक्षा करते हुए। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आप समझते हुए चलेंगे। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि यार 1962 में भी इस टाइप से ही सरप्राइज दिया था किसने? चाइना ने, और फिर से हमें सरप्राइज किया, ठीक है। तो हम लोग किसी भी सरप्राइज के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, किसके? चाइना की तरफ से, है ना। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले ये बताया था कि आर्मी चीफ ने कहा कि अभी जो सिचुएशन है चाइना के साथ स्टेबल है, बट हम लोग उसको नॉर्मली नहीं देख सकते अभी भी, ठीक है। एच जयशंकर साहब ने क्या कहा था? एच जयशंकर साहब ने कहा था कि अब हम लोग डी एस्केलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। उससे पहले वो भी बता रहे थे कि नहीं नॉर्मल नहीं है, बट फिर हम लोग डी एस्केलेशन की तरफ आगे बढ़े, है ना। कुछ अच्छी खबर आ रही थी किससे? चाइना और इंडिया से रिलेटेड, कि अब दोनों ही डी एस्केलेशन के लिए राजी हो गए हैं क्योंकि ट्रंप भी आ गए थे पावर में उस टाइम। मतलब उनका सिलेक्शन, उनका अपॉइंटमेंट एक तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट बन गए थे, ठीक है। तो इसलिए चाइना ने भी थोड़ी सी नरमी बरती और इंडिया और चाइना के रिलेशन फिर से सुधरने लग गए। बट हम लोग को फिर भी विजिलेंट रहना होगा क्योंकि चाइना कुछ भी हरकतें कर देता है, आपको पता ही है ना। बदमाशी वो बहुत ज्यादा करता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है ना। सरप्राइजिंग एलिमेंट उसकी तरफ से देखने को मिल सकता है। इसलिए जो हमारे आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी सरप्राइज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। किसकी तरफ से? चाइना की तरफ से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे हम लोग किसके बारे में? गलवान इंसिडेंट के बारे में। कब हुआ था? ये हुआ था 2020 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हमारे जो 20 पर्सनल्स थे वो शहीद हो गए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये सब पर्सनल्स 16th बिहार रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कमांडिंग ऑफिसर की भी डेथ हो गई थी इसमें, वो भी शहीद हो गए थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। गलवान इंसिडेंट हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, आपको पता ही है, इंडिया एंड चाइना के बीच में। और इंडिया एंड चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, जो टेम्पररी बॉर्डर है, उसको हम लोग कहते हैं LAC। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं? LAC। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। याद रखना है LOC है इंडिया और पाकिस्तान, LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया एंड चाइना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक टेम्पररी बॉर्डर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। टेम्पररी बॉर्डर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। टेम्पररी बॉर्डर है, म्यूचुअली डिसाइडेड नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। म्यूचुअली एग्रीड नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में कि ये जो LAC का बॉर्डर है दोनों मानते हैं, इंडिया चाइना दोनों मानते हैं। तो अब ध्यान रखना है कि दोनों नहीं मानते, इसलिए तो भाई झड़प हो जाती है ना। तो अब चीज ध्यान रखेंगे LAC के बारे में। LAC जो है वो टेम्पररी है और इसको इंडिया और चाइना दोनों नहीं मानते, म्यूचुअली एग्रीड नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। म्यूचुअली एग्रीड नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। LAC का टोटल लेंथ कितना है? का टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर, ठीक है। ये है इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है LAC टेम्पररी बॉर्डर, उसकी टोटल लेंथ 3488 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट इसे इंडिया मानता है कि 3488 किलोमीटर का है, चाइना के हिसाब से LAC सिर्फ 2000 किलोमीटर की है। यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही डिफरेंस की वजह से क्या होता है? यही डिफरेंस की वजह से इंडिया और चाइना का क्लैश हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जब हम लोग की IR की क्लास होगी यहाँ पे ऑफलाइन में, तो आप उसके बारे में सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए जानिए कि जो LAC है, चाइना मानते हैं 2000 किलोमीटर, हम लोग मानते हैं 3488 किलोमीटर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आगे बात LOC की। LOC किसके बीच में है? LOC है इंडिया एंड पाक के बीच में। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना।
और इंडिया एंड पाक के बीच में जो एलओसी है उसका टोटल लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ है 740 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना होगा, है ना। आई थिंक अब कुछ बचा हुआ नहीं है, इस तरीके से आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। एक बार देख लेते हैं जो सारा बयान है ये दिया जा रहा था आर्मी चीफ की तरफ से। आर्मी चीफ की तरफ से कहां पे, आर्मी डे की जब परेड चल रही थी उस टाइम ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर्मी डे की परेड चल रही थी उस टाइम आर्मी चीफ जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी साहब है उनकी तरफ से दिया जा रहा था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक और चीज देखना है, उपेंद्र द्विवेदी ये कौन है, ये हमारे अभी आर्मी चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे 30th तीसरे नंबर पे 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने सक्सीड किया है किसके बाद ये बने हैं, ये बने हैं मनोज पांडे के बाद, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनोज पांडे के बाद उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तीसरे नंबर के, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज समझ में आ रही है। अब आप मुझे बताएंगे कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन है, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट अभी 2024 में ही हुआ है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी निकल कर आ सकते हैं ना। ये सारा बयान ये कहां पे दे रहे थे, ये सारा बयान दे रहे थे आर्मी डे के टाइम पे। आर्मी डे के टाइम पे कि चाइना के लिए हमें थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा क्योंकि चाइना कुछ भी हरकतें कर सकता है। आर्मी डे हम लोग मनाते हैं हर साल 15 जनवरी को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलना है। 15 जनवरी क्यों, क्योंकि इसी दिन इंडिया के जो पहले पहले चीफ थे, उन्होंने आर्मी चीफ थे, उन्होंने अपना शपथ लिया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उनका नाम क्या था, उनका नाम था के एम करियप्पा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। के एम करियप्पा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले कौन थे जनरल, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है ना। इंडियन आर्मी के डे के दिन क्या होता है, हम अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाते हैं, बहुत सारी हम अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप के इक्विपमेंट्स है, वेपन्स हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को दिखाया जाता है और एक तरीके से हौसला बुलंद किया जाता है आर्मी का, और देश का भी हौसला बांधने की बात करी जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज देखेंगे, इस बार आर्मी डे के टाइम पे कुछ इस टाइप के म्यूल्स देखने को मिले, है ना। इसे कहते हैं, इस टाइप के रोबोटिक म्यूल्स आपको दिखेंगे। इस बार आर्मी डे पे इसे दिखाया गया था, ठीक है। हो सकता है आपको देखने को मिले इस बार फिर से रिपब्लिक डे पे भी। ये जो रोबोटिक म्यूल है इसको लास्ट टाइम 2024 में ही इंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम कैसे है कि बहुत ज्यादा लोड भी कैरी कर सकते हैं, 15 केजी तक लोड कैरी करके ये कहीं पे भी जा सकते हैं ना। साथ में इसको हम लोग सर्विलांस के लिए भी यूज करेंगे, है ना। बहुत सारे इसके काम करा जा सकता है, ठीक है। मान लो कि कोई लंबा बॉर्डर है ना, चाइना के साथ ये जो बॉर्डर है हमारा, या बांग्लादेश के साथ जो इतना लंबा बॉर्डर है अराउंड 4077 किलोमीटर के आसपास का, है ना। अब एक बात बताओ, उतना कितने सारे हमें आर्मी पर्सनल को रखना पड़ेगा निगरानी रखने के लिए, कितनी बार कोई आर्मी पर्सनल जो है वहां पे जाएगा निगरानी करने के लिए, ठीक है। उतने सारे आर्मी पर्सनल चाहिए होंगे, उसकी जगह हम लोग इस टाइप के रोबोटिक म्यूल का यूज कर सकते हैं उस जगह पे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो कि इसी में हम लोग एक वो जोड़ देते हैं, एक मशीन गन जोड़ देते हैं, तो ये बताओ एआई एनेबल्ड अगर मशीन गन हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये कितना खतरनाक बन सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की आई थिंक फ्यूचर में वॉर्स होने वाली हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच में, टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, उस टाइम हमारे पास ज्यादा आर्मी पर्सनल की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे। इस टाइप के हमें रोबोटिक म्यूल चाहिए होंगे और ऊपर एक मशीन गन चाहिए होगा, बस काम आपका हो गया। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है फ्यूचर में कंट्रीज इस टाइप के देखने को मिलेंगे। अब इस टाइप की जो रोबोटिक म्यूल है इसका फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा गर्मी में, है ना, और बहुत ज्यादा ठंड में भी आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे -40 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे +5 डिग्री का टेम्परेचर हो, ठीक है। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये आराम से काम करेंगे, है ना। हर एक सिचुएशन में काम करेंगे और इस टाइम से जो आर्मी है, जो आर्मी के जवान है, उनका काम आसान कर सकते हैं और हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन आर्मी में डे में आपको ये शोकेस किया गया था, इसकी कैपेबिलिटीज को शोकेस किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये है टोटल, ये रोबोटिक म्यूल इसे कहा जाता है, एक बार देख लीजिए रोबोटिक म्यूल। चाइना ऑलरेडी इसे यूज कर रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, बीएसएफ बीजीबी ऑफिशियल्स होल्ड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन टॉक्स इवन एज इन्फिल्ट्रेशन बिड इज फोइल्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि बीएसएफ और बीजीपी के बीच में थोड़ी सी झड़प देखने को मिली है, कहां पे, अभी हाल फिलहाल में बॉर्डर पे, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, है ना। मैंने आपको बताया कि कितने किलोमीटर लंबा है, 4077 किलोमीटर के आसपास लंबा है, कौन, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बीएसएफ गार्ड कर रहा है, आपको पता है। बीएसएफ और बीजेपी के बीच में, बीजीबी के बीच में अभी झड़प देखने को मिली, जब फेंसिंग करना चाहते थे बीएसएफ वाले, तो बीजेपी वालों ने करने से रोक दिया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीएसएफ के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसको 1965 में
इसको स्टैब्लिश किया गया था जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, अमित शाह जी के अंदर में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये वन ऑफ सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में से एक, 7 है टोटल सीएपीएफ, उसमें से एक है बीएसएफ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये ऐसी सीएपीएफ है जिसका खुद का ही एयर विंग है और खुद का वाटर विंग है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एयर विंग एंड वाटर विंग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजों को कवर करते हुए चलना है। बीजीपी क्या है, बीजीपी के बारे में आप देखेंगे। बीजीपी क्या है, बीजीपी है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, जिसे हम लोग बांग्लादेश राइफल्स नाम से भी पहले जानते थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही थी, कहां से, बांग्लादेश की तरफ से। बीएसएफ ने काफी अच्छी तरीके से डिफेंड किया हमारे बॉर्डर्स को, बीच में झड़प भी देखने को मिली है बीजीबी और बीएसएफ के बीच में, ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग को चीजों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप की मीटिंग पहले भी कुछ मौकों पे हो चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और पहले भी हमेशा से ही होते हुए आ रही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इजराइल हमास वॉर की पॉइंट्स ऑफ सीज फायर अग्रीमेंट, ठीक है। तो एक अग्रीमेंट, सीज फायर अग्रीमेंट हो चुका है किसके बीच में, इजराइल एंड हमास के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इजराइल एंड हमास के बीच आपको पता है कि यूएस के जो अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, कौन, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि भाई बहुत बड़ा कहर टूटेगा किसके ऊपर, हमास के ऊपर, अगर उन्होंने सारे होस्टेजेस को छोड़े नहीं, ठीक है। अगर मेरे पावर संभालने से पहले, मतलब 20 जनवरी से पहले अगर आप लोगों ने सारा अग्रीमेंट ये सब नहीं किया, सीज फायर नहीं किया, तो बहुत बड़ा कहर टूटने वाला है किसके ऊपर, हमास के ऊपर। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से क्रिटिसाइज भी कर दिया था किसको, बेंजामिन नेतन्याहू को। उसे क्रिटिसाइज तो नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे मजाक उड़ाना, है ना। तो वैसे ही देखने को मिल रहा है, ट्रंप से पहले ही सीज फायर हो गया किसके बीच में, हमास के बीच में एंड इजराइल के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट ये सीज फायर स्टार्ट होगा इस संडे से स्टार्ट हो जाएगा सीज फायर, और फिर वो रहने वाला है। इसकी ज्यादा डिटेल्स अभी ज्यादा आई नहीं है, ठीक है। ये सीज फायर कराया गया है यूएसए की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से एंड कतर की तरफ से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जहां भी कंट्रोवर्सी होती है मिडिल ईस्ट से रिलेटेड, हमेशा कतर उसमें रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। कतर जनरली यूएस के बिहाफ पे काम करता है, आपको पता है। इजिप्ट भी काफी अच्छा दोस्त है किसका, यूएसए का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएस, इजिप्ट एंड कतर ने ये सीज फायर कराया किसके बीच में, हमास के बीच में एंड इजराइल के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हो सकता है, अब ऑब्वियसली हो क्या सकता है, ऑब्वियसली हमास को जितने भी हॉस्टेजेस हैं इजराइल के वो छोड़ने ही पड़ेंगे। ये जो टोटल जो वॉर था ये 15 महीने तक चला, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता होगा 7 अक्टूबर को हमला कर दिया था एकदम से इजराइल पे हमास ने, ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। नेतन्याहू कहते हैं कि उन्होंने जो हमास ने सरप्राइजिंगली अटैक कर लिया, बट ऐसा हो नहीं सकता जब तक इजराइल वाले खुद ही ना चाहें, आपको पता होगा, ठीक है। इजराइल की एजेंसी है मोसाद, जो कि काफी पावरफुल एजेंसी मानी जाती है, और उसको ये तक नहीं पता चला कि इतने सारे लोग आके इन पर अटैक करने वाले हैं। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जानबूझ के अटैक करवाया, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब हम लोग अपने इजराइल को ग्रेट बनाएंगे, इजराइल का एक्सपेंशन करेंगे, और इसलिए उन लोगों ने ये सारा गेम रचा था, ठीक है। हालांकि अभी देखने को आ रहा है कि हमास और इजराइल के बीच में क्या होगा, सीज फायर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो 15 महीने की वॉर है ये अभी खत्म हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है तो इसलिए मैं कुछ बोलने से पहले बचूंगा, आगे जो भी डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ एंड वाई आर प्लांट्स ग्रोन इन स्पेस टेकअवेज फ्रॉम इसरो सक्सेस, ठीक है। तो इसरो ने एक काफी बढ़िया कारनामा करके दिखाया, वहां पे उन्होंने कुछ बीज को उगाया था, ठीक है। बीज के बारे में मैंने बताया था, क्या कहते हैं उसे, लोबिया, जिसे हम हिंदी में लोबिया कहते हैं। ब्लैक आइड पी सीड्स को उगाया था कहां पे, स्पेस के अंदर, किसने, इसरो ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा सीड्स है, लोबिया सीड्स है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लोबिया सीड्स, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लैक आइड पी, है ना। तो ये यहां से भी कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा आपको समझना होगा, है ना। अब इसमें यही बताया गया है कि इस बीज को उगाने में क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से उगाया जाता है, और इसकी क्या वैल्यू है, क्यों इसे उगाया जा रहा है, कहां पे, स्पेस के अंदर, इसके बारे में जानकारी दी गई है इस आर्टिकल के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि इसरो ने ये कारनामा करके दिखाया है, और ये कौन से रॉकेट में इन्होंने किया, ये इन्होंने किया PSLV C60 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी रॉकेट से क्या हुआ था, इसी रॉकेट से हम लोग डॉकिंग और अनडॉकिंग वाला कारनामा करके दिखा रहे थे स्पेस के अंदर, जिसमें हम लोग कामयाब हो चुके हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं ना। अब ये है कि वाई ग्रो प्लांट्स इन स्पेस, स्पेस में ही प्लांट्स को क्यों ग्रो कराना है, तो इसके कुछ रीजंस बनते हैं, ठीक है। पहला रीजन तो यही है कि भाई जो हम लोग स्पेस में सामान लेके जाते हैं वो प्री पैकेज्ड फूड लेके जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्री पैकेज्ड फूड तक लेके जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कहीं पे किसी भी प्लेनेट को कोलोनाइज करना है, वहां पे रहना है, कई साल के लिए आपको वहां पे रिसर्च काम करना होगा, है ना। कई साल तक वहां पे एक बार गए तो आपको
कई साल तक रहना होगा, और वहां पे ये प्री पैकेज फूड कितने ही टाइम तक चलेगा, है ना। तो इसके सब्स्टिट्यूट के टैप के तौर पे हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे प्लांट उगाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे प्लांट उगाएंगे तो वहां पे आराम से हम लोग जितना भी हमें विटामिन ये सब चाहिए होगा वहां पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड है, जो प्लांट है ये क्या करती है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है ना। तो जब आप किसी स्पेसशिप में होंगे तो वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, इनहेल करेगा, और एक्सहेल क्या करेगा, मतलब ये छोड़ेगा क्या, ये ऑक्सीजन को छोड़ेगा, जो कि ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी नेचुरली तरीके से पूरी होती रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड चीज ये देखी गई कि जो साइंटिस्ट है वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं जब वो अपने आसपास पेड़ पौधों को देखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी ये चीज महसूस करते होंगे अगर आप ज्यादा वैसे एरिया में रहेंगे जहां पे हर जगह शोर शराबा है, गाड़ियां आसपास चल रही है, तो आप काफी ज्यादा टेंशन में रहेंगे, है ना। पर अगर आप नेचर के आसपास रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है ना। तो सेम वही चीज है कि स्पेस में भी अगर आपको रिलीफ फील करना है तो अगर आपके पास प्लांट होंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी अगर आप प्लांट्स उगाने की आपके पास कैपेबिलिटी है तो, ठीक है। इसरो ने कारनामा करके तो दिखा दिया है कि हमारी फूड की जो कमी है वो पूरी हो रही है। सेकंड चीज, ऑक्सीजन की कमी पूरी हो रही है, प्लस जो माइंड है जो साइंटिस्ट का वो भी काफी अच्छा रहेगा, वो काफी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन बीजों को उगाया कैसे गया, क्वेश्चन आता है कि इन बीजों को उगाया कैसे गया, इसके बारे में हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम आने वाली थी, बट हम लोगों ने सेम जैसा अर्थ पे एटमॉस्फेयर रहता है वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की, कहाँ पे, स्पेस के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं की मिट्टी ले गए, यहीं का सारा एटमॉस्फेयर ले गए, है ना। सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है किसको, प्लांट्स को, उस टाइप का एनर्जी हम लोगों ने मिमिक करने की कोशिश की, मतलब सारी फैसिलिटीज दी कहाँ पे, स्पेस में, है ना। बस वहां पे एक प्रॉब्लम था, ग्रेविटी का। ग्रेविटी नहीं होने की वजह से क्या हो रहा था, जो इनके रूट्स हैं, जो स्पेस में इनके जो रूट्स है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहे थे, तो जो रूट्स है वो बड़े नहीं हो पा रहे थे, है ना। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एक तो रूट्स आपने कैसे भी करके उसको बड़ा कर लिया, ठीक है, रूट्स को आप कैसे भी करके बड़ा कर लेते हैं। अब जब आप पानी डालेंगे तो पानी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा रूट्स, क्योंकि जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो रूट्स तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि पानी तो खुद तैर रहा होगा स्पेस में। तो यही प्रॉब्लम मजा रही थी, उसकी वजह से जो स्प्राउट्स थे इनका उगना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, बट ये भी कारनामा किसने, इसरो ने करके दिखाया। यही जो मेजर प्रॉब्लम्स थी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया किसने, इसरो ने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। PSLV C-60 में कारनामा करके दिखाया था, स्पेसशिप में, स्पेस के अंदर अगर हम लोग ये करने में कामयाब रहते हैं तो अगर किसी भी प्लेनेट को अगर हम लोग कोलोनाइज करेंगे, जैसे मंगल ग्रह को ही करेंगे, है ना, तो उस टाइम हमें फूड की कमी महसूस होगी, और फूड हम लोग यहाँ से उगा सकते हैं, इस तरीके से उगा सकते हैं कहाँ पे, स्पेस के अंदर, है ना। फिर हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे, आपको पता ही है ना। सेकंड चीज ये भी है कि इसको थोड़ा रेडिएशन से भी आपको हमें बचा के रखना है, अगर हम लोगों ने इसे रेडिएशन से नहीं बचाया तो इनकी जो जीन्स है वो थोड़े से अल्टर हो जाएंगे, फिर प्लांट की जगह कुछ और भी बन सकते हैं, इसलिए काफी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमें थोड़ा रेडिएशन से भी इनको बचा के रखना है, क्योंकि हमें रेडिएशन का इंपैक्ट अभी नहीं पता कि इन पे क्या पड़ने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज आ रही है यूके से। यूके में एक मिनिस्टर थी, एंटी करप्शन मिनिस्टर, टुलिप सिद्दीकी, टुलिप सिद्दीक। अब इन्होंने क्या बोलते हैं, रिजाइन मार दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये शेख हसीना की भतीजी थी, है ना, बट इन्होंने रिजाइन मार दिया। रिजाइन मारते मारते कहा कि यार मैंने हमेशा काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया है, मैंने हमेशा अच्छा काम किया है, मैंने कभी भी गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मेरी जो वही है, ये तो नीस है किसके, शेख हसीना की। शेख हसीना से रिश्ते उन्होंने अपने बताया कि मैं उनके रिलेशन में लगती हूँ, पर मैंने सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रखा, कभी भी शेख हसीना का कोई भी मैटर आया तो उसमें मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। ये सारी बात करी किसने, टुलिप सिद्दीकी ने, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं और ये बोल रही हैं कि अभी भी लेबर पार्टी में ही काम करते हुए चलेंगी, ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी से इनके रिश्ते कुछ खराब हुए हैं, ये चीज किसने कही, टुलिप सिद्दीकी ने कही, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में आपको पता ही है कि मोहम्मद यूनुस अब सरकार संभाल चुके हैं, और वहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड। खाने पीने के भी मोहताज हो गए कौन, बांग्लादेशी, और इंडिया से बोरियों में चावल मांग रहे हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अभी दूसरी खेप भी भेजी थी इंडिया ने, तो इसी के साथ आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज है, इम्पीच्ड प्रेसिडेंट यून अरेस्टेड इन सेकंड अटेम्प्ट, व्हाट इज बिहाइंड द एक्शन, पैक्ट बंद इन साउथ कोरिया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, काफी ड्रामेटिक इवेंट हुआ है कहां पे, साउथ कोरिया के अंदर, है ना। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था यून सूक यॉल, पहले तो इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ फेल हो गया। इसके बाद इनके एक नए एक्टिंग प्रेसिडेंट को बनाया गया जिनका नाम था हान डक्सो, है ना। हान डक्सो था, हान डक्सो ने इनको अरेस्ट करने से मना कर दिया। सस्पेंडेड प्रेसिडेंट जो थे यून सुक्योल, इनको अरेस्ट करने से मना कर दिया, तो अब इनको भी इंपीच कर दिया गया था, ये चीज मैंने आपको बता दिया। फिर जो नए फाइनेंस मिनिस्टर थे किसके,
कैबिनेट में उनको बनाया गया था एक्टिंग प्रेसिडेंट, और अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरेस्ट करने से पहले जब इनको ऑफिशियल पुलिस जो अरेस्ट करने गई थी, तो इनकी सिक्योरिटी के बीच में और पुलिस के बीच में काफी झड़प देखने को मिली, ठीक है। बट कोर्ट ने फिर से कहा कि इसको पकड़ के लेके आओ, और अब इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनके जो सिक्योरिटी चीफ थे पहले उन्होंने रिजाइन मारा, और फिर इन्होंने अब अपने आप को सरेंडर कर दिया है पुलिस ऑफिशियल के सामने, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरेंडर करते टाइम इन्होंने कहा कि भाई मैं ब्लड शेड नहीं चाहता था, मतलब कहने का मतलब है ब्लड शेड हो सकता था बट मैं चाहता नहीं था, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यून सू क्योल जो कि एक तरीके से एजेंट माने जाते हैं किसके, यूएसए के, अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है साउथ कोरिया के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। साउथ कोरिया आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिन कृष्णन विनोद चंद्रन स्वॉर्न इन एज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन के बारे में आप जानते होंगे कि केरला से आए हुए हैं, है ना। केरला में ही प्रैक्टिस करते थे, फिर वहां से वहां पे इनको एडिशनल जज बना दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कहाँ पे, 2011 में। फिर इनको परमानेंट जज बना दिया गया था 2013 में, और फिर इनको 2023 के अंदर 2023 के अंदर इनको चीफ जस्टिस बना के भेजा, कहाँ पे, पटना हाई कोर्ट के अंदर। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओथ ले ली है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, अब इन्होंने ओथ भी ले लिया, तो मैंने फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दिया। यही फायदा होता है। क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन यही आ सकता है कि पटना हाईकोर्ट के अभी कौन से जज थे जो पटना हाईकोर्ट के थे और उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट की शपथ ली है, तो वो क्या है, के विनोद चंद्रन, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, यही फायदा होता है अगर आप लगातार न्यूज को कवर करते हुए चलते हैं तो, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, काशी तमिल संगमम 3.0 टू फोकस ऑन अगस्त्यार फिलोसफी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऋषि अगस्त्या की फिलोसफी पे हम लोग, ये थीम पे इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, काशी तमिल संगमम कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है किसके बीच में, काशी और तमिल के बीच में, और बताया जाता है कि कैसे काशी का तमिल से ऑलरेडी कनेक्शन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी बाहर की फोर्सेज हैं जो कि इंडिया को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना चाहती है, ठीक है। पहले नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहती है, ठीक है, साउथ को अलग करना चाहती है, नॉर्थ को ऊपर जो जम्मू कश्मीर है जिसे मुकुट कहा जाता है भारत माता का, उसे अलग करना चाहती है, सबको अलग करके दिखाना चाहती है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2022 में एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया था किसके बीच में, काशी और तमिल के बीच में, ये तमिलनाडु के बीच में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2022 में स्टार्ट किया गया, फिर 2023 में हुआ, 2024 में, अब 2025 में हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस बार जो ऋषि अगस्त्या की फिलोसफी पे किया जा रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऋषि अगस्त्या के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऋषि अगस्त्या के बारे में ध्यान देंगे, इनके बारे में वर्णन किया गया है रामायणा में भी। इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने कुछ हाइम्स लिखे किसके, ऋग्वेदा के, और साइंस और मेडिसिन फील्ड में भी इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। आयुर्वेदा में कई सारे इन्होंने मतलब इन्वेंशन किए थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी काफी ज्यादा काम किया, प्लस तमिल लैंग्वेज को भी बढ़ाने में भी इन्होंने काम किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तमिल का जो ग्रामर है उसके तमिल के ग्रामर को लिखने में भी ऋषि अगस्त्या का हाथ बताया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काशी में भी इन्होंने कई सारे मंदिर का स्थापना किया था, और ये तमिलनाडु से आते थे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इस थीम पे रखा गया है तमिल और काशी का, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। काशी तमिल संगमम, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट वॉन्ट्स कंटेम्प्ट अगेंस्ट स्टेट यूटीज विच डू नॉट एक्ट अगेंस्ट मिसलीडिंग मेडिकल एड्स, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी है कि भाई जो भी स्टेट या यूटी है जो कि एक्शन नहीं ले रहा है मिसलीडिंग मेडिकल एड्स के बारे में, मिसलीडिंग मेडिकल एड्स के ऊपर, उस पर हम लोग कंटेम्प्ट का केस चलाएंगे। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस्सा कहां से स्टार्ट हुआ था, ये किस्सा स्टार्ट हुआ था जो पतंजलि है, जो बाबा, जो क्या नाम है उनका, जो बाबा हैं, बाबा रामदेव, ठीक है। उन्होंने यह कहा था कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इससे कैंसर ठीक हो जाता है, ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस बात पे जो सुप्रीम कोर्ट है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, है ना। फिर उन्होंने आईएमए को भी फटकार लगाई थी, और आईएमए और रामदेव की तो पहले से ही एक तरीके से दुश्मनी चल रही थी, ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि भाई स्टेट्स एक्शन क्यों नहीं लेती इस टाइप के जो मिसलीडिंग मेडिकल एड्स होते हैं, उसके एड्स होते हैं इनके खिलाफ, ठीक है। अभी आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले आ गया था आदिवासी तेल टाइप का, है ना। आपने लगातार सारे यूट्यूब पे यही देखा होगा, यूट्यूब एड्स में भी आदिवासी आदिवासी ऑयल करके आता रहता था, उसमें दिखाता था कि ये लगाने के बाद आपके तुरंत बाल आ जाएंगे, है ना। और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आदिवासी ऑयल बेचे गए और फिर एकदम से वो गायब हो गया, है ना। अभी ऐसी ट्रायल को आपको देखने को मिल रहा है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं हम लोग एकदम बिल्कुल ठीक कर देंगे, इतने लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो मिसलीडिंग एड्स होते हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए बोला है किसने,
सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर स्टेट्स ने नहीं किया तो हम लोग कंटेम्प्ट करेंगे, कंटेम्प्ट का केस चलाएंगे आपके ऊपर, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को आपको कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दिल्ली पोल्स, केजरीवाल परवेज फाइल नॉमिनेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा था कि जो आतिशी हैं, जो कि अभी दिल्ली की सीएम है, वो कालका जी से अपना चुनाव लड़ रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो केजरीवाल है वो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार अपना चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है बीजेपी के परवेश वर्मा, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। परवेश वर्मा भी पहले सीएम के वो बेटे रह चुके हैं और अभी एमपी थे। अब वो दिल्ली में इनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि इनकी जान को खतरा है और खालिस्तानी इनको मार सकते हैं, ठीक है। इन पर अटैक कर सकते हैं कौन? खालिस्तानी, इसलिए इनकी सिक्योरिटी को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और जितने भी पंजाब के पर्सनल थे जो कि पंजाब से इनको सेफ्टी प्रोवाइड करते थे दिल्ली में रह के, उन सबको बोला गया है कि आप भाई अपने होम स्टेट में वापस चले जाओ, ठीक है। आपको पता है कि पंजाब में इनकी सरकार है और वो लोग क्या करते हैं कि पंजाब के पैसों का इस्तेमाल करते हैं कौन? अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अपने अपने पर्सनल चीजों पे। साथ में वहीं की सिक्योरिटी भी लेते हैं, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी हमेशा दिल्ली में तैनात रहते हैं। इसलिए एमएचए ने कहा कि भाई जितने भी ऑफिसर्स हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं वो सारे पंजाब चल जाएंगे, इनकी सिक्योरिटी में कोई भी पंजाबी रहेगा नहीं और इनकी जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस करेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। खालिस्तानियों से अब इनको काफी बड़ा खतरा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले इन पे खालिस्तानी सपोर्टर होने का बहुत ज्यादा आरोप भी लगा है, बहुत बहुत फेमस लोगों ने लगाया, जैसे कि कुमार विश्वास, इन सब ने लगाया। हालांकि अब इनको खतरा है किससे? उन्हीं से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीजेपी कंडेम्स राहुल गांधी रिमार्क्स, कॉल्स हिमसेल्फ इररिस्पांसिबल एंड इमेच्योर लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, जो कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बहुत ही बेतुका बयान दे दिया है, ठीक है। आपको पता है कि ये हमेशा अपने बेतुका बयान के वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं और मैच्योर होने का बिल्कुल भी नाम ले ही नहीं रहे। राहुल गांधी ने अभी क्या कहा कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा हूं और मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ रहा हूं, ठीक है। अब इंडियन स्टेट के खिलाफ मतलब तो भाई देशद्रोही होता है, अगर कोई और कहता है तो उसको पक्का देशद्रोही कह के उसको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। बट राहुल गांधी के खिलाफ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े बयान उन्होंने दे रखे हैं। इसका फायदा उठाया अभी बीजेपी ने। बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने कहा कि भाई हमें तो पता ही था, हम तो कह ही रहे थे, ये जॉर्ज सोरोस के इशारों पे काम करता है, ठीक है। इंडियन स्टेट के, इंडिया जो हमारा देश है उसके खिलाफ काम कर रहा है कौन? राहुल गांधी, है ना। तो ये सारा बयान किसकी तरफ से आया? ये आया बीजेपी की तरफ से कि यार ये जो कांग्रेस है हमेशा से देश को तोड़ने का ही काम करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राहुल गांधी ने अभी क्लेम किया था, जब संभल वायलेंस हुआ था, राहुल गांधी ने क्लेम किया था संभल वायलेंस के दौरान कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए आप उसको संभल में जाने से रोक नहीं सकते, ठीक है। तो पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है, उनको रोका जा सकता है। सेकंड चीज, लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बार हम लोग पॉलिटिकल कोई न्यूज देखते हैं तो उसमें जो बयान दिए जाते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 1969 में पहली बार किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को बनाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपसी कंसेंसस से बना था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन को अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो, उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है एक डेमोक्रेसी के अंदर, आपको पता है, ठीक है। अगर बड़े लेवल पे जो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो क्रिटिसाइज करता है किसको? रूलिंग गवर्नमेंट को, कि भाई आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, वहां पे गलती कर रहे हो, ठीक है। इसका काम है कि रूलिंग गवर्नमेंट है उसको चेक में रखे, है ना, कि वो करप्शन ना कर पाए, वो देश के खिलाफ काम ना कर पाए, है ना, मतलब हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन रख पाए। इतना बड़ा काम है किसका? लीडर ऑफ अपोजिशन का। बट राहुल गांधी इसमें लगातार ही नाकाम साबित हुए हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के केस में कौन है? राहुल गांधी है। लोकसभा के केस में कौन है? राहुल गांधी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा में आपसे पूछ लिया जाए तो है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बट इनके पास पावर बहुत ज्यादा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर माने जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो सैलरी और अलाउंसेस भी होते हैं वो भी उनको उसी के लेवल का मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इवन जो इनका घर वर भी होता है उसी लेवल का होता है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन एक काफी बड़ी पोस्ट है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई भी जिक्र नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। अब आप मुझे बताएंगे कि लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा कौन है और राज्यसभा कौन है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन मैंने आपको बता दिया, इन लोकसभा कौन है? लोकसभा है राहुल गांधी। और राज्यसभा में कौन है? राज्यसभा में है मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी 18th लोकसभा में चल रहा है, 17th लोकसभा में कौन था लीडर ऑफ अपोजिशन, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी चीटिंग केस, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स
पूजा खेड़कर फ्रॉम अरेस्ट टिल फैब 14, ठीक है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने प्रोटेक्ट किया किसको, पूजा खेड़कर को। इनके बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने गलत तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट बना के जमा किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईएएस प्रोबेशनर थी, अब इनको हटा दिया गया है, आपको पता है, और अब इनको इनकी अरेस्टिंग भी हो सकती थी, बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बेल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक बताया था मैंने आपको इंटरिम बेल। इंटरिम बेल क्या होता है, रेगुलर बेल होने से पहले टेम्पररी मोड के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए कुछ बेल दे दी जाती है, उसे कहते हैं इंटरिम बेल। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और ये मिली थी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। इसी में आप ध्यान रखेंगे एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है अरेस्ट होने से पहले, है ना। अभी इनको पूजा खेड़कर को अरेस्ट नहीं किया गया है, अरेस्ट से बचने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 14 फरवरी तक तो ये कम से कम अरेस्ट नहीं होने वाली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। रेगुलर बेल क्या होता है, रेगुलर बेल तो भाई आप बॉन्ड ये सब भरो, जमानत आपको मिल जाएगी। तो उस तरीके से जो अगर आपने काम उस टाइप का हाई लेवल का नहीं किया होगा तो आपको जमानत मिल जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू पैनल सीक्स एक्शन अगेंस्ट की पर्सन, ठीक है। तो आपको मैंने बता रखा है पहले कि जो यूएस है, यूएस ने आरोप लगाए थे किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, इंडिया के कुछ एक व्यक्ति के ऊपर, विकास यादव के ऊपर, ठीक है। ये कहा कि ये पहले कोई जवान था, ये इंडियन जो इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए काम करता है, और इसने मरवाने की कोशिश की किसको, गुरपतवंत सिंह पन्नू को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन पे आरोप लगाया गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। गुरपतवंत सिंह पन्नू को जानते ही हैं, इन्होंने निखिल गुप्ता को पैसे दिए थे, और निखिल गुप्ता क्या कर रहा था, निखिल गुप्ता ने किसी और को पैसे दिए, जो कि एजेंट निकला किसका, यूएसए का। को काम दिया गया था किसको, मारने के लिए दिया गया था गुरपतवंत सिंह पन्नू को, ठीक है। बट वो एजेंट निकला यूएसए का, उसने सारी बात बता दी कि कौन किससे कनेक्टेड है, ठीक है। विकास यादव पे भी आरोप लगे, तो इंडियन गवर्नमेंट का जवाब था कि भाई ये तो पहले नौकरी करता था हमारे पास, उसके बाद तो नौकरी करता ही नहीं था, है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसने इसके ऊपर तो पहले से ही केस हो रखा है दिल्ली में, कि एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था, ठीक है, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था पैसे, तो इस पे तो पहले से ही केस है, और उस पर वो बेल पे घूम रहा है, और आप इस पे आरोप लगा रहे हो, तो हमारी तो कुछ इस पे जिम्मेदारी बनती नहीं है। हालांकि हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें बताया कि हाँ इसने गलती की होगी, इस टाइप से। तो इस टाइप से मतलब जो गवर्नमेंट है सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू पे भी आरोप लगाए, किसने, इंडिया ने, क्योंकि हम लोग इसको आतंकवादी मानते हैं, आपको पता ही है, एक नंबर का खालिस्तानी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था कहां से, इंडिया में इसका जन्म हुआ, आपको पता होना चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये व्यक्ति पढ़ा है, और अमृतसर से बिलोंग करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमृतसर के खानकोट खानकोट विलेज से बिलोंग करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये अभी यूएसए में रह रहा है, यूएसए की भी सिटीजनशिप है इसके पास, और कनाडा का भी सिटीजनशिप है, ठीक है। लॉ इसने करी कहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और फिर जाके अभी प्रैक्टिस कर रहा है लॉ कहाँ पे, यूएसए में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सिटीजन बन चुका है कहाँ का, यूएसए का भी और कनाडा का भी और एक नंबर का खालिस्तानी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कनाडा इसे ग्रूम करता है अगेंस्ट इंडियन स्टेट, ठीक है, कि इंडिया में जो लोग हैं उनको भड़काए, पंजाब के लोगों को भड़काए, सिख्स को भड़काए, को कनाडा ग्रूम करता था, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसने सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था बनाई थी, कब, 2007 में। इसको हम लोग आतंकवादी संस्था मानते हैं, और इसको हम लोगों ने बैन कर रखा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, हालांकि अब इसकी भी जान पे बन रखी है। आपको पता है कि बहुत सारे अननोन मैन घूम रहे हैं, जिसने पाकिस्तान में काफी ज्यादा लोगों को मार गिराया है, हमारे दुश्मनों को मार गिराया है, ठीक है। तो हो सकता है इसका भी नंबर जल्द आ जाएगा। अब ऐसे भी ट्रम्प सरकार आ गई है, इसको डेमोक्रेट से तो काफी सपोर्ट मिल रहा था, जो बाइडेन से तो काफी सपोर्ट मिल रहा था, बट काफी कुछ बदलने वाला है अभी जब ट्रम्प की सरकार आ जाएगी, तो हो सकता है इनको फिर भारत भी लाया जाए, भारत में आने के बाद इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अमृतपाल सिंह था, अमृतपाल सिंह का तो केस ही अलग है, वो तो भाई जेल में रह के भी उसको पता नहीं क्यों चुनाव लड़ने दिया, और फिर वो जीत भी गया, है ना। हैरानी की बात है, वो जीत भी गया। तो इस टाइप के जो लोग हैं उनको आई थिंक चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि यूएसए में रहता है, कनाडा का भी सिटीजन है, और यूएसए का भी सिटीजन है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया में ये वांटेड है, उसको हम लोग पकड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट टॉपिक पे। कर्नाटका अर्जेस हाई कोर्ट टू अलाउ प्रोसिक्यूशन ऑफ येदुरप्पा इन पॉक्सको केस, ठीक है। तो अभी सीधा रमैया की सरकार है कहाँ पे, कर्नाटका में, कांग्रेस पे, और वहां के जो एक्स सीएम थे कर्नाटका के, येदुरप्पा, इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने रेप किया है एक माइनर गर्ल का, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन पे रेप किया है तो इन पे काफी ज्यादा चार्जेस लग रखे हैं, पॉक्सो एक्ट के तहत, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सरकार, जो कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, वो अर्ज कर रही है कि भाई इन पे कार्रवाई स्टार्ट करी जाए,
हाईकोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट में ये उन्होंने दायर की याचिका, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पॉक्सो एक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग को जान लेना है। पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। तो बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बनाने के लिए ये काफी स्ट्रिक्ट कानून लाया गया था। कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम पावर में थी। 2012 में ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि बच्चों को बचाया जा सके किससे, सेक्सुअल ऑफेंसेस से, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे पॉक्सो जो एक्ट है वो किसके लिए है, सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए है बच्चों को, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसको, चाइल्ड को बचाने के लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो बच्चा है, कौन सी एज के बच्चे को हम लोग बच्चा मानेंगे, ठीक है। क्या 20 साल का बच्चा बच्चा होता है, 18 साल का बच्चा बच्चा है, 16 साल का बच्चा बच्चा है, कौन से साल के बच्चे को हम लोग बच्चा मानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 18 साल से जो कम का जो भी व्यक्ति होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, उसे हम लोग चाइल्ड मानते हैं अंडर पॉक्सो एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 18 साल का अगर कोई भी, उस 18 साल से कम का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका रेप होता है तो रेप करने वाले पे बहुत बड़ी कार्रवाई करी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और खास बात है पॉक्सो एक्ट की कि भाई ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने आपको कहा, मैंने ये नहीं कहा कि किसी लड़की का रेप होता है, मैंने कहा लड़की हो या लड़का या किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, अगर उसका रेप होता है तो उसके जो रेप करने वाला है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब ये जो कानून है ये जेंडर न्यूट्रल है ना। आपको पता है कि बहुत सारे अभी केसेस आए थे जहां पे जो बॉय था उसका रेप कर लिया जाता था, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स का ही हो रहा है, बॉयज का भी हो रहा है। मतलब इस टाइप से काफी ज्यादा सोसाइटी जो है हमारी खराब होती जा रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो एक्ट है जेंडर न्यूट्रल है और 18 साल का कोई भी जो बच्चा होगा अगर उसके साथ कुछ घिनौनी हरकत की जाती है तो फिर कार्रवाई होती है इस केस के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि अभी एक केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हो, चाइल्ड बच्चों से रिलेटेड कुछ अश्लील वीडियो को देखते हो, तो भी आप पे कार्रवाई करी जाएगी पॉक्सो एक्ट के तहत, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखोगे, है ना, तो भी आप पे कार्रवाई की जाएगी पॉक्सो एक्ट के तहत, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले क्या था, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि अगर आप देखते हो, है ना, बट उसको फैलाते नहीं हो, किसी को शेयर नहीं करते हो, तब आप पे कार्रवाई नहीं करी जाएगी। सिर्फ देखने पे आप पे कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब अगर आप सिर्फ पोजेस करते हो पर अगर आप उसको कहीं बेचते नहीं हो या कहीं फैलाते नहीं हो, तब आप पे कार्रवाई नहीं करी जाएगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप देखते भी हो, मतलब आपके फोन में वो वीडियो डाउनलोडेड है, कुछ अश्लील वीडियो डाउनलोडेड है बच्चों से रिलेटेड, तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये चीज कही गई है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, ध्यान से समझना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पोजेस करते हो, पोजेस करते हो मतलब आपके फोन में डाउनलोडेड है, तो आप पे कार्रवाई होगी अंडर सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 ऑफ पॉक्सो एक्ट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड ये बात कही गई सेक्शन 15 सब क्लॉज 2 में कही गई कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को किसी को शेयर करते हो, तब आप पे कार्रवाई होगी सेक्शन 15 सब क्लॉज 2 के तहत। सेक्शन 15 सब क्लॉज 3 में कहा गया कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, मतलब बच्चों से रिलेटेड अश्लील वीडियो को अगर आप सेल करते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, तो और भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये किसमें कही गई, सेक्शन 15 सब क्लॉज 3 में कही गई। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास अगर वो फोन में वीडियो मिल गई, तब भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। ये किसने कहा है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घिनौनी हरकत है और इस चीज पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, यहां से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ये जो पोजेशन है, पोजेशन यही नहीं है कि अगर आपके फोन में डाउनलोडेड वीडियो मिल गई, ठीक है। पोजेशन ये भी है कि अगर आप ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है, मतलब आप उसको डाउनलोड नहीं करें पर आप ऑनलाइन तो देख रहे हैं ना, तो उसको भी पोजेशन माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है, अगर ऑनलाइन देखे कोई तो क्या उसको पोजेशन माना जाएगा, तो जी हाँ, उसे भी पोजेशन माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने लिंक आपको शेयर किया है ना, लिंक आपने शेयर किया, लिंक आपने डिलीट नहीं किया, या आपने क्या बोलते हैं बताया नहीं, अथॉरिटीज को बताया नहीं, डिलीट नहीं, अगर आपने अथॉरिटीज को बताया नहीं कि इस लिंक में मेरे को कोई ऐसी वीडियो शेयर कर रहा है, ठीक है, तब भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। मतलब जो केस है काफी ज्यादा मजबूत बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई फंस जाता है तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी में येदुरप्पा भी फंस रखे हैं, वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड नहीं पर बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है समाज में आई थिंक सबसे भयानक काम होगा अगर कोई इस टाइप की हरकतें करता है तो, है ना। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कल के दिन। उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आज मैं आपको दे दूंगा कहाँ पे,
टेलीग्राम चैनल जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको अभी तक क्वेश्चन मिल चुके होंगे। @A1IS पे आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अगले दिन हम लोग फिर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।